चलो तो हम लोग क्या करें अभी? डाउट आप लोग पूछना है या क्या, या आगे मैं करा दूं थ्योरी? क्या कहते हो? मेनली जो पार्ट है इसमें आपको दिख रहा होगा। तो इस यूनिट में जो है ना, आपका जो सेक्शन है 6 वाला, इसमें ये वाला पार्ट आपका बचा है ना। सो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाईवेरिएट नॉर्मल, ठीक है, ये दोनों पार्ट बचा है। और इससे पहले जितने टॉपिक्स पढ़ाए हमने आपको यही कहा था कि आप एक बार प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, मेनली PYQs कर लो, जैसे जैम, गेट, ISI, इन सब के, नेट के भी कर सकते हो, या DPPs आप कर सकते हो। तो उसके डाउट्स हैं तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा जरूरी है ना, एग्जाम निकालने के लिए आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करने हैं, मतलब थ्योरी अच्छे से समझ आ जाए तो क्या कहते हो? बताओ तुम लोग क्या करें, या आगे ये वाला मैं थ्योरी कराऊं या फिर डाउट कराऊं? क्या करना है? मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब मोमेंट्स क्या होते हैं, कोरिलेशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, एडिटिव प्रॉपर्टी। देन बाइवेरिएट नॉर्मल है, उसमें भी ऐसे ही है। बाइवेरिएट नॉर्मल क्या होता है, उसका मार्जिनल क्या है, कंडीशनल क्या है, और कुछ प्रॉपर्टीज बताने हैं। तो क्या कराना है अभी? मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हो या नहीं, या कुछ भी करा दे? और नहीं तो मैं इस बैच को होल्ड पे डाल दूंगा 2 महीने के लिए, ठीक है ना। जब एकलव्य 3 आज से स्टार्ट किया है, वो उसका सिलेबस यहाँ तक आएगा तो साथ में कराऊंगा, क्योंकि फिर डोंट टेक इंटरेस्ट देन क्यों मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगा, है ना। तो फिर मैं वो होल्ड करा के, एंड देन एकलव्य 3 का सिलेबस जब यहाँ तक पहुँचेगा तो फिर साथ में एकलव्य 1 2 3 साथ में होगी, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरेस्टेड रहोगे तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मतलब ठीक है, अलग से, नहीं तो कंबाइन कर देंगे ये। तो मतलब आप लोग ट्राई किए हैं, मतलब कुछ डाउट है या कैसे, या मैं डिस्कस करूं इसमें से जो मेनली जो जैम के जो PYQ जो ड्राइव में हैं, स्पेशली जैसे ना ये सब आपको बैठ के सॉल्व करने हैं, और फिर मुझे बताओ कि मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं जो आपसे नहीं हो रहे हैं। ये है, एक भी नहीं हो रहा तो सारे कराऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। सर यूनिवेरिएट में कुछ मतलब सॉल्व किए थे तो उसमें मतलब बेसिकली 60 क्वेश्चन थे पूरे ड्राइव, मतलब पूरे सीट में। तो 40 के अराउंड तो हो गए थे, बट कुछ कुछ आ रहे थे उसमें से। कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी में भी कुछ थे। हाँ तो यही करना है, देखिए ऐसी तैयारी होगी। जैसे फर्स्ट टाइम आपने 60 क्वेश्चन अराउंड है, आपने 40 हो गए, 20 नहीं हुए, कोई बात, 20 को ठीक कर दो, वो मैं बता देता हूँ, या कहीं से आप सॉल्यूशन है ना देखो, समझो और सीखो। फिर कुछ टाइम बाद आप उन 20 क्वेश्चन जो आपके फंस गए, उस टाइम बाद आप फिर से उस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड देखो क्या आप फ्लुएंटली सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देन फिर कुछ क्वेश्चन फंस जाएगा, हो सकता है उसमें भी क्लियर ना हो। देन थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम में, तो उसको ऐसे कर करके जब आप रिपीटेटिव सॉल्व करते रहोगे तो आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा, वैसा है, ठीक है। तो बताओ, मैं यूनिवेट वाला ओपन करता हूँ। तो ठीक है, देखिए जैसे ये जैम के जो PYQ से आप डालेंगे, जैम PYQ, है ना, तो इसमें बहुत सारे हैं। यूनिवेरिएट 5 से 25 वाला, जैसे यूनिवेरिएट कह रहे हैं ना आप लोग, चलिए ये खोलते हैं। जैसे ये एक यूनिवेरिएट के नाम से है, एक स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट के नाम से है। तो आप जैसे ये है, अब आप इसको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, कोशिश करो। आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हो, डाउट फैकल्टी से, AI से, यूट्यूब से, कहीं से भी। आपकी तो आपको सीखना है, पहले खुद से करो। सबसे पहला स्टेप है कि आप खुद ट्राई करो और देखो कि आप कितने अभी तक सीख पाए हो, ठीक है। तो इसमें से बताओ, आप बता रहे हो क्वेश्चन नंबर, तो वैसे कर करके ये सारे यूनिट कंप्लीट करो, जितने सेक्शन हैं सबके यूनिट वाइज PYQ हैं, जैम के भी हैं, गेट के भी हैं, ISI एमस्टैट के भी हैं, है ना, इस तरीके से। तो ISS के भी हैं, तो उसको बैठ के आप सॉल्व करो। PYQs करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एग्जामिनर्स हैं उनका क्या इंटेंशन रहता है पूछने का, है ना। तो मेनली किसी डेफिनेशन पे, थ्योरम पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो वो आपको आइडिया मिलेगा जब आप PYQ सॉल्व करोगे तब, ठीक है। तो इसमें देखो जो इनका डाउट है वो देखते हैं, और जो बच्चे सॉल्व करेंगे उनका एग्जाम में ठीक ठाक रैंक आएगा, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, दुनिया तो कर ही रही है ना। तो उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग एग्जाम में जैसा परफॉर्म करोगे, तो प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा परफॉर्म करोगे, फिर अच्छे रैंक आएंगे, वैसा है। नहीं प्रैक्टिस करोगे, जो बच्चा कर रहा है उसका रैंक आएगा, ये चीज़ है ना, रैंकिंग होनी है। चलो 33 43 पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर जो भी आपके चैट में लिखो। ज्ञानेंद्र आपका माइक ऑन है,
तो चलिए Yes, sir. ठीक है। देखिए ये 33 करते हैं। तो आपको ये कह रहा है कि कुछ पूछना है क्या? नहीं दिया तो म्यूट कर लीजिए ना, दिक्कत हो रहा है। ठीक है। तो 33 देखिए, x1 x2 x3 जो है IID डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है विथ PMF। अब आप इसको पहचानिए। तो ये जो PMF आपको दे रखा है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये जो PMF आपको दे रखा है P के, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? पहचानना पड़ेगा ना। PMF से पहचान सकते हो या MGF से पहचान सकते हो आप। ज्योमेट्रिक का। हाँ, ज्योमेट्रिक है। तो ये आपका ज्योमेट्रिक है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक का सम हमने पढ़ा था नेगेटिव बाइनोमियल होता है। तो मतलब y का डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल होगा। ये क्लास में मैंने थ्योरम लिखाया है लास्ट क्लास में, जब पिछली क्लास जो हुई थी, कि सम ऑफ जो ठीक है, तो सम ऑफ आपका ज्योमेट्रिक जो होगा वो नेगेटिव बाइनोमियल होगा। तो उससे हो जाएगा। देखिए करके दिखाते हैं, तो आप पहचानिए थोड़ा इसको। ये 1 से स्टार्ट है सपोर्ट, है ना। तो इसको मैं उधर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट 1 से स्टार्ट है ना। चलिए इसको देखते हैं। ये यूनिवेरिएट वाला ना, सीधा यहाँ लिख देता हूँ। P ऑफ K का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू K, है ना। और ये आपको गिवन है 2/3 की पावर k-1 इंटू 1/3, और k की वैल्यू 1 से स्टार्ट है। ऐसा देख लेते हैं। तो नहीं, तो ये था नहीं सर। तो ये हो गया। अब y है x1 प्लस x2 प्लस x3। तो जो y है x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक। तो यहाँ से तो इसका सपोर्ट क्या होगा? देखो ऐसे ही के मतलब जो है ना 1 2 3 डॉट 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 है, तो 1 मिनिमम वैल्यू होगी ना, तो सम होगा तो मिनिमम 3 से स्टार्ट होगा। सो ऐसा होगा 3 4 5 6। तो y का सपोर्ट में 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। या आप जैसे लिखते हैं कि x1 x2 x3 आर IID। तो ऐसे ही सारे जितने टॉपिक्स हो गए सबके PYQs आप सॉल्व करो यूनिट वाइज, जैम गेट ISI कैटलिस्ट, चाहो तो नेट के भी कर सकते हो। और जो भी डाउट है डिस्कस करो, एक एक करके कंप्लीट करते जाओ। तो x1 x2 आया है ना, दिस आर ज्योमेट्रिक। तो क्या है ये q की पावर k-1 इंटू पी, तो 1/3, क्योंकि ज्योमेट्रिक p होता है p इंटू क्यू की पावर x-1, है ना। यहाँ जैसे k-1 इस फॉर्म में है। तो आपका जो p है 1/3 है, और y दे दिया है x1 x2 x3। तो y का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा नेगेटिव बाइनोमियल r, p। तो यहाँ पे कितने हैं? x1 x2 x3 है ना, 3 है। सो 3 1/3 हो जाएगा। और कौन सा वाला? तो इसका सपोर्ट स्टार्ट होगा r से, है ना, जो r था 3 4 5। तो मतलब ये जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो एक एक्चुअली नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है ना। नंबर ऑफ जो xi है वो नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है, एक नंबर ऑफ फेलियर वाला था। तो वैसे y भी जो होगा नंबर ऑफ ट्रायल वाला होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स
रिक्वायर्ड टू गेट 3 सक्सेसेस। ठीक है, ये कहीं ना कहीं है। तो आप नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ याद करो, सब याद रखना पड़ेगा, जितने यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब का आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू, आप जब निकालोगे स्मॉल y, तो ये लिख देता हूँ, तो y है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट 3 सक्सेस, तो 3 सक्सेस चाहिए और y ट्रायल है, तो मतलब 3 सक्सेस होगा और y माइनस 3 फेलियर होगा। ठीक है, लेकिन लास्ट तो सक्सेस ही है, तो y माइनस 1 ट्रायल में से 2 सक्सेस चाहिए, क्योंकि तीसरा सक्सेस ही होना है, तो लास्ट ट्रायल सक्सेस है। एंड देन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो p है, जैसे यहाँ p 1/3 है, q आपका 2/3, तो p की पावर 3 हो जाएगी और q की पावर, तो p बाहर रहता है ना यहाँ पे, तो q आपका टोटल रहता है y माइनस 3, क्योंकि 3 सक्सेस आना है। तो यहाँ y माइनस 1 चूज 2 इसलिए है क्योंकि लास्ट ट्रायल सक्सेस ही होगा, तो फेवरेबल आउटकम इसका वही है। तो ये पीएमएफ आ गया, इसको और ठीक से लिखेंगे आप। सो y माइनस 1 चूज 2, p आपका है 1/3 इसकी पावर 3 और 2/3 इसकी पावर आ जाएगा y माइनस 3, जहाँ y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, सो दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 5। तो दो तरीका, तो सीधा सीधा निकालो कि आप ऐसे सोचो कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 5, जो कि मुझे लगता है लेंदी होगा, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y लेस देन 5, तो 1 माइनस लेस देन 5 में यहाँ देखो सपोर्ट में क्या क्या है, 3 4 है, तो y बराबर 3 और y बराबर 4 आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये पीएमएफ जो लिखा ना, उसमें y को एक बार 3 एक बार 4 रख दो, तो यहाँ से 1 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 चूज 2 1/2 की पावर 3, चेक करना कहीं मिस्टेक लगे तो बताना, 2/3 की पावर, मतलब अगर ऐसे कहीं डाउट हो तो 0 8/9। आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके गुड। सो ऐसे ही 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 चूज 2 1/3 की पावर 3 एंड 2/3 की पावर 4 माइनस 3 1, ये बस इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। तो जैसे इन्होंने आंसर बता ही दिया है, तो और यहाँ से क्या हो, 3 चूज 2 3 इंटू एंड एक मिनट यहाँ लिखने में गलती हो गया ना, तो ठीक है ना, 2 चूज 1 1/3 की पावर 3 है, 3 3 होती है 27। ठीक है, एंड यहाँ पे 3 चूज 2 वही होगा जो 3c1 है, एंड 1/27 इंटू, एक तो कट ही जाएगा ना, तो 2/27, ऐसा देख लो, ये 3 मतलब हमने क्या किया, इसको या तो हटाऊँ मैं, है ना, तो हटाया नहीं मैंने ना, या तो मैं इसको हटाऊँ कि भाई 2/3 की पावर 4 करे, तो ये कटना पड़ेगा ना 27 के लिए, तो ठीक है अगले स्टेप में कर देते हैं। चलो ना, ये कैलकुलेशन का देखना ठीक से, तो 1 माइनस 1/27 और यहाँ से आ जाएगा 2/27, ऐसा ही है देखो, तो 1 माइनस 3/27, तो 8/9 जो आपने बताया था। ठीक है, देखो अब चेक कीजिए इसमें कहाँ डाउट है, आपको ये समझना कि आपको डाउट कहाँ था, हो सकता है आपको ये ना पता रहा हो कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल होता है, अगर ये पता होगा तो आपको ये नहीं पता हो कौन सा पीएमएफ लगाना है, ये दिक्कत हो सकती है। तो 2 पीएमएफ ज्योमेट्रिक हैं, 2 पीएमएफ है ना, तो इस तरह से हैं, तो आपको ये सीखना है, जैसे आप जो मिस्टेक रहा तो आपको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना होगा, यहाँ पे ये था जो मुझे नहीं पता था, तो सेम क्वेश्चन आप कुछ दिन बाद फिर से ट्राई करके देखो, क्या अभी आपको क्लैरिटी है चीज़ों को लेके, अगर आप खुद से सॉल्व कर लेते हो विदाउट एनी हेल्प, देन यू लर्न, एंड यही चीज़ एग्जाम में चाहिए आपको, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि आप एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जो आएगा कर लेंगे, वैसा है। ओके, तो ज्योमेट्रिक का सम नेगेटिव बाइनोमियल उससे हो गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही सॉल्व कीजिए। हाँ 35 सर। अच्छा ठीक है, 35 ना, ठीक है, एक मिनट को, इनका पहले क्या क्या था जो चैट में हाँ लिख रहे हैं ना आप लोग, 43 रुको, इनका पहले कंप्लीट कर देते हैं ना, जो पहले पूछ रहा है उसका पहले बता देते हैं, तो ताकि एक एक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो 33 43 में क्या है, 43 में कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं है आपको,
यहाँ बस बोल रहा है कि x1 x2 x3 x4 जो है वो IID रैंडम वेरिएबल है जिसका कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्या है, कुछ भी होगा तो आंसर कॉमन आएगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो। तो देन x3 लेस देन x2 लेस देन मैक्स ऑफ x1 x4 इक्वल्स क्या होगा। तो सिंपल ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का है, मतलब ये क्वेश्चन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, उसको लगाना है इसमें। तो कैसे लगाना है, तो पहले आप देखिए इस तरह से क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से आएगा कि फिर आ गया था दूसरे क्वेश्चन पे, एक बार इनका कंप्लीट कर देते हैं। सो 43 में आपको है कि x1 x2 x3 x4 आर IID कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अब कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो ये बताओ, अगर हम इस ऑर्डर में लिखें, मान लो जैसे इस ऑर्डर में लिखा है ना, मोर देन लेस देन, अच्छा एक मिनट, इधर ना, इधर हमारे पास तो लेस देन है, ठीक है। अब मुझे 4 नंबर को इस पे अरेंज, मतलब 4 एम्प्टी पोजीशंस हैं आपके पास। सो 4 एम्प्टी पोजीशन को फिल करना है 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, हाउ मेनी वे वी कैन राइट 4 नंबर्स इन दिस फॉर्म या इन दिस फॉर्मेट, है ना। 4 बॉक्स को फिल करना है तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल, यस। तो 4 मतलब 24। तो अगर आप लिखना चाहें तो देयर आर 24 डिफरेंट वे, हम लिख भी सकते हैं चाहेंगे तो। जैसे मैं कुछ रैंडम लिख के दिखाऊं तो x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4, या x1 लेस देन x2 लेस देन x4 लेस देन x3, ऐसा चलता रहेगा। x1 लेस देन x3 लेस देन, ना मान लो ऐसा है, x2 लेस देन x4, फिर x1 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन x2, एंड इस तरीके से अगर लिखते चले जाए तो टोटल हम लोग 24 लिख पाएंगे। अब आपको ये जानना है कि वो जो 24 आप लिख रहे हैं, जैसे मैं सैम्पल स्पेस अगर बोलूँ कि इस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो वो 24 आउटकम अगर हम लिख देते हैं तो उनमें से एक इवेंट आपको अब दे रखा है, ठीक है ना। ये सैम्पल इवेंट है कि इस तरह क्वेश्चन नेट में भी आए हैं, CSIR नेट में आप देखेंगे तो x3 लेस देन x2 लेस देन मैक्स ऑफ x1 x4। PY यूज़ करने थोड़ा पता चलता है कि एग्जामिनर आपसे कैसे चाहता है वो सोचे, है ना। वो जब करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा वो इस तरह से फ्रेम कर रहा है, क्योंकि थ्योरी डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, उसके थोड़े आगे जाके और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थ्योरी के आगे भी। सो x3 लेस देन x2 लेस देन मैक्स ऑफ x1 x4, सो x3 लेस देन x2 लेस देन मैक्स ऑफ x1 x4। अब आपको ये ढूंढना है ये 24 में से 24 जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं इनमें कितने हैं जो इसको फेवर करते हैं, कितने होंगे। क्या लगता है बताइए। तो काउंट करना पड़ेगा आपको, तो आप दिमाग थोड़ा लगाइए कि इसको अगर ब्रेक करें तो क्या हो सकता है। तो इसके अंडर क्या क्या आ सकता है मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये है, तो इसमें इवेंट ई है, ये है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो हम देखते हैं ई में क्या क्या एलिमेंट हो सकता है। तो मैं अगर ई को रीफ्रेम करूँ तो ऐसा लिख सकते हैं x3 लेस देन x2। अब मैक्स ऑफ x1 x4, तो x1 x4 में जो लार्जर है उसको राइट में रखना है, और स्मॉलर वाला तो कहीं भी हो सकता है। तो मैक्स ऑफ x1 x4, x1 जो तो 2 केस बना लेते हैं, या तो एक बार x1 लार्जर होगा तो वो मैक्सिमम है, x4 लार्जर होगा तो वो मैक्सिमम। तो अगर मान लो x4 लार्जर है तो x1 को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हो, जैसे ये x4 मैंने मान लिया लार्जर है, तो x1, अभी देखो आपको ये पता है कि ये इस ऑर्डर में फिट करना है, तो जो मैक्स है वो राइट में रहेगा, लेकिन जो जैसे x1 है, अब तो x1 कहाँ आएगा, तो x1 तो स्मॉलर वन है, तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं है कि x1 x2 x3 से लार्जर होगा। इसने कहा बस इन दोनों का जो लार्जर है वो इन दोनों से x2 x4 से लार्जर, x2 x3 से लार्जर होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इसको मैं ब्रेक करूँगा तो 2 पार्ट ये बनेगी, x1 यहाँ भी आ सकता है, एक मिनट क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ x3 था, सॉरी ये 3 है, x1 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ भी आ सकता है। तो x1 की जो पोजीशन है, हमने अब ये माना है कि इसका मैक्सिमम x4 है, हमने ये माना कि मैक्सिमम वाला x4 है, तो उस केस में स्मॉलर वन x1 कैन बी एनीवेयर, ऐसा है, x1 कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा कि जो छोटा है वो कहाँ होगा, वो कहीं भी हो सकता है। एंड सिमिलरली दूसरा पॉसिबल जो मैं फेवरेबल आउटकम बता रहा हूँ,
तो ये इसको फेवर करेगा क्योंकि x1 x4 में जो मैक्सिमम है वो इधर है। और क्या फेवरेबल आउटकम होंगे इसमें देखिए, तो जैसे अब मैं लिखता इसके फेवरेबल आउटकम लिख, बस मैक्स को खोल रहे हैं हम, तो x3 लेस देन x2। अब मान लेता हूँ फिर से मैं x1 लार्जर है फॉर एग्जाम्पल, तो x4 कैन बी एनी वेयर, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। तो x3 लेस देन x4 लेस देन x2 लेस देन x1, x4 लेस देन x3 लेस देन x2 लेस देन x1। देखिए तो x4 कैन बी एनी वेयर, या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है ना। अब मैक्सिमम हमने यहाँ पे मैक्सिमम x1 को लिया है। और केसेस हैं क्या, बोलता और कैसे बना पाएंगे हम, कोई दो ही पॉसिबिलिटी है, तो मैक्स x1 x4 होगा या मैक्स x1 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ए है ना, तो अदर वन में भी एनीवेयर। तो ये 6 पॉसिबल आउटकम आपको मिले। नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम ई में जो है वो आपके पास है टोटल 6 एंड सैम्पल 74 था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी 6/24, तो ये शुड भी 1/4। चेक करो कहीं डाउट है तो बताओ। तो इसका आंसर 1/4 होगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन CSR नेट में भी है ना आए हुए हैं, और जैम में भी आपको एक दो बार और मिलेगा, तो इस तरह क्वेश्चन और भी आए हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके 35 था जी, चलिए 35 पे। तो ऐसे कर करके जैसे आप सब करोगे अच्छा बात है ना, ऐसे करके सारे प्रॉब्लम सीट निपटाओ, नॉट जस्ट वंस, ट्वाइस थ्राइस, जितनी बार हो सकता है उतनी बार आपको करना है। ठीक है, तो 35 एक्चुअली थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, मतलब अभी एमएलई मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर भी कर सकते हैं आप लोग। एमएलई का आइडिया है, मतलब ये जिन्होंने बनाया उसने गलती से डाल दिए हैं एमएलई के क्वेश्चन यहाँ पे, बट चलो आ गया तो सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसा था नहीं किसी को एमएलई पता नहीं होगा। आपने अगर बीएससी मैथ या स्टैट्स में किए होंगे तो स्टैट्स तो कॉमन कोर्स है, तो एमएलई का नाम तो सुना होगा आपने। या पूछा क्या है, एमएलई एमएमई मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट, सॉरी एमएमई पूछा है, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट, एमएलई नहीं है। सो ये एमएमई पूछा है। तो एमएमई क्या होता है, मैं अगर रफली एक ब्रीफली बता दूं तो एमएमई होता है कि सैंपल मोमेंट और पॉपुलेशन मोमेंट को इक्वल कर दो। तो ये जो एस्टिमेट का जैसे एक आइडिया बताऊं आपको मैं, जस्ट हालांकि डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं जैसे एक बेसिक, क्योंकि यहाँ जरूरत है तो मैं बता देता हूँ। इसको एमएमई बोलते हैं, मेथड ऑफ मोमेंट्स। देखो जो भी क्वेश्चंस आ रहा है सॉल्व करो, उसमें क्या दिक्कत है आपको। वैसे नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया तो आप नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं, आपने ऑलरेडी सब सुना होगा वर्ड ये। तो एमएमई क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो rth पॉपुलेशन मोमेंट है, जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन x की पावर r इज इक्वल टू rth सैंपल मोमेंट, जो कि 1/n समेशन xi की पावर r i फ्रॉम 1 to n फॉर ऑल r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक बार r को 1 रखोगे तो ये आपका बनता है ex को इक्वल कर देना है 1/n समेशन xi की पहली इक्वेशन। अगर इसके सॉल्व करके काम हो गया तो यही स्टॉप कर देंगे, नहीं तो r को 2 पुट करेंगे। तो ex स्क्वायर 1/n समेशन xi स्क्वायर। प्रॉब्लम आ गया तो छोड़ने के बजाय मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। तो जिनको नहीं समझ आएगा इग्नोर करो, जिनको नहीं सीखना अभी इग्नोर करो इसको, हाँ वैसा है। तो एंड सो ऑन, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो शुरू से स्टार्ट करना, अनलेस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो एमएमई होता क्या है, द वैल्यू ऑफ थीटा ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग, है ना, फॉलोइंग इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एमएमई। ऐसा जो फॉलोइंग इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व करने से जो भी थीटा के वैल्यू निकल जाएगी वो एमएमई है थीटा का। ये डेफिनेशन हो गया, द वैल्यू ऑफ थीटा ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है, इज कॉल्ड एमएमई ऑफ थीटा। कर पाएंगे आप। तो मेन तो सबसे पहले आपको EX और EX स्क्वायर निकालना, मतलब आगे भी कर सकते हो आप चाहो तो। अगर पहले इक्वेशन से काम हो गया ओके दैट इज आंसर, अगर नहीं हुआ तो दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे। एक थीटा है तो एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा, एक पैरामीटर अगर है तो। फिर तीसरा इक्वेशन अगर दूसरा भी काम नहीं दिया तीसरा से करेंगे, ऐसा है रफली एक डेफिनेशन है। ठीक है, तब इस क्वेश्चन, ये तो थ्योरी बता दिया मैंने 35 का। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, इसको आपको वहाँ लगाना है। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे जो 35 क्वेश्चन है, EX बताओ, जो PMF दे रखा है उसमें EX क्या है। ये जो PMF है ना, दिख रहा है PMF, इस PMF में मुझे EX की वैल्यू बताओ। ये जो PMF है
तो इस पीएमएस से व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन, पहले ये बताओ, आता है निकालना तुम लोग को? हिंट के लिए बता दूं, ये कॉन्टिन्यूस से डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इसमें टोटल 2θ+1 वैल्यूज हैं। सो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और थीटा आपका इसी में है, और ये पैरामीटर स्पेस का पार्ट होता है, ठीक है, वो तो हो जाएगा। एंड दैट शुड बी पार्ट ऑफ पैरामीटर स्पेस। ये जो थीटा है ना, दैट शुड बिलोंग टू, सो ये जो थीटा है दैट शुड बिलोंग टू बिग थीटा, और ये बिग थीटा क्या है? बिग थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर स्पेस। सो where this big theta is parameter space। पैरामीटर स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स, ये मतलब, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स आपको करना है। ई एक्स आएगा? अच्छा, वो पीएमएफ दिखाना है। हाँ, इसमें ई एक्स निकालो, व्हाट इज द, कैसे भी करो, मर्जी है। व्हाट इज द ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। देन ये भी निकालना, व्हाट इज द ई एक्स स्क्वायर, किसी भी तरीके से निकालो, एग्जाम में आपको आंसर चाहिए, चाहे आप कोई भी तरीका यूज करो। आया क्या? तो जीरो, ओके, तो जीरो आ गया तो कुछ होगा नहीं। जीरो बराबर अगर हम कर देंगे एक्स बार, तो इससे कोई सॉल्यूशन आएगा? ठीक है, तो इससे कुछ आएगा क्या? तो इससे तो कुछ थीटा की वैल्यू आएगी नहीं, तो आप सेकेंड कीजिए, है ना। तो आप ई एक्स स्क्वायर, जैसे ई एक्स बराबर एक्स बार करेंगे ना, तो इससे तो थीटा की वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि थीटा तो आया ही नहीं, तो सेकेंड इक्वेशन यूज होगा, तो ये जीरो आ गया। अब ई एक्स स्क्वायर निकालिए, तो ई एक्स स्क्वायर क्या होगा?
सर इसका समेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, ऐसा लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, यस सर। तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो देखिए, तो इसमें क्या होगा कि हमें जो पीएमएफ दिया है ना, हमें ये सॉल्व करना है ना, ये एक्स बार, इसको आप जानते होंगे ना, 1/n समय से ये एक्स बार बोलते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, तो जीरो अदरवाइज को इग्नोर करते हैं। तो 1/2 थीटा प्लस 1, जब x की वैल्यू है माइनस थीटा प्लस 1, फिर ऐसे -1 रहा होगा, 0 1 और बाद में थीटा तक गया। समझने के लिए मान लीजिए थीटा की वैल्यू 10 है, तो सपोर्ट होगा -10 -9 -8 -7 एंड सो ऑन अप टू 0 1 2 3 अप टू 10 तक, ऐसा। तो इसमें से EX हम लोग कैसे निकालते हैं? EX हम लोग निकालते हैं x इंटू पी एम एफ, ये ना ऐसा है, और x की जो सपोर्ट है मेनली माइनस थीटा से प्लस थीटा। तो आप देखेंगे कि अच्छा पी एम एफ तो फिक्स है, x तो इसमें है ही नहीं, तो यह आ जाएगा 1/2 थीटा प्लस 1 समेसन x, और x की वैल्यू आपका है माइनस थीटा से प्लस थीटा, ठीक है। तो EX में आप ऐड कर लो सबको, सारे सपोर्ट वाले वैल्यू को ऐड कर लो, है ना। तो इन सबको ऐड करोगे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, जीरो आ जाएगा, जैसे आप लोगों ने बताया अभी। अब आते हैं EX स्क्वायर पे। तो डिस्क्रीट में है एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स फ्रॉम माइनस थीटा से थीटा, क्या आप ये बता सकते हैं? तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर आ जाएगा। सो 1/2 थीटा प्लस 1 समेसन एक्स स्क्वायर एंड एक्स की वैल्यू माइनस थीटा से प्लस थीटा, बताइए। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव में नहीं चला जाएगा क्या? यस सर, ट्वाइस उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपके पास है 1/2 थीटा प्लस 1, और ये जो ऐड करेंगे माइनस थीटा का स्क्वायर, फिर है ना ऐसे कर करके, तो आपके पास क्या मिलेगा कि मतलब 2 टाइम हो जाएगा सिंपली, और जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही है, तो मेनली हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू थीटा स्क्वायर। और थीटा यहाँ कोई इंटीजर है, क्वेश्चन में दे रखा है कि थीटा आपका जो है वो इंटीजर है, ठीक है, 1 2 3 में से कोई है, नेचुरल नंबर है मतलब, है ना। सो थीटा यहाँ इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, थीटा कोई नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन में गिवन है, और यही पैरामीटर स्पेस है, नेचुरल नंबर आपका पैरामीटर स्पेस है। तो थीटा की वैल्यू इसी के अराउंड देखते हैं क्या आएगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो EX स्क्वायर जो हमें मिला है 1/2 थीटा प्लस 1, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 2 रखिए इधर, अब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये है। तो डन, सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 कट कर देगा 3 टाइम में, 2 थीटा प्लस 1 यहाँ से कट गया, तो फाइनली आया थीटा इंटू थीटा प्लस 1/3, करेक्ट। तो पहला इक्वेशन तो हेल्प करेगा नहीं, जैसे यहाँ से हमने किया था कि EX बराबर, अगर हम ये इक्वेशन रखते हैं, सो विल नॉट गेट एनी थीटा, थीटा की वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है। तो अब दूसरा हमारे पास प्रोसेस है कि EX स्क्वायर को इक्वेट करते हैं 1/n समेसन xi स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to, यहाँ पे क्या आई थिंक ऑब्जर्वेबल भी दे रखी है ना, ओ यहाँ तो n 3 फिक्स कर रखा है, हमारे क्वेश्चन में n को 3 पहले से दे रखा है इन्होंने, तो n की वैल्यू यहाँ 3 है। तो मतलब ये है कि 1/3 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो जो LHS हमने निकाले हैं दैट इज थीटा इंटू थीटा प्लस 1/3, और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें x1 x2 x3 गिवन है, तो उसको यूज़ करना है। तो -2 1 और -1, -2 1 -1 है ना, तो 4 1 1 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से थीटा इंटू थीटा प्लस 3 3 कैंसिल कर दो, तो आ गया 6। सो थीटा इंटू थीटा प्लस 1 बराबर 2 इंटू 3, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, थीटा ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से थीटा को 2 ही होना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि 2 इंटू 3 या -3 इंटू -2, तो उससे थीटा की एक वैल्यू -3 आएगी, एक 2 आएगी -3। अगर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करना चाहते हैं कि लाइक थीटा स्क्वायर प्लस थीटा -6 इज 0, तो यहाँ से आपको थीटा मिलेगा 2 और -3, चूँकि नेचुरल नंबर है थीटा तो ये अलाउड नहीं है, तो 2 ही आंसर होगा। तो आंसर इज 2। देखिए, तो 2 इज़ द MME ऑफ थीटा।
जैसे पहले ही बता दिया क्योंकि पहले आ गया इसीलिए, है ना। तो कोई क्वेश्चन छोड़ने का क्या है, अगर है जो है जैम में आया हुआ तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो अभी कर सकते हैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? चलिए और बताइए, इसमें और कोई डाउट है तो। मेनली जितने टॉपिक कवर हुए एकलव्य 1-2 में, उसके इतने जितने भी जैम के हैं, गेट के हैं, नेट के हैं, ISI के, ISS के, सबका ड्राइव में पड़ा हुआ, आप जस्ट एक्सप्लोर करो, PYQ यूनिट वाइज के नाम से होगा, और सारे कंप्लीट करो, डाउट पूछो। अभी एक भी नहीं हो रहा, सारा पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ये है। सर 38। बट सॉल्व करोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। तो अब 38 देखिए, ये कह रहा है कि x कोई कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जिसका PDF आपको इस तरह दे रखा है, तो EX निकालना है, तो जस्ट इंटीग्रेशन है। अब देखो जो 11-12 वाला इंटीग्रेशन वो यहाँ काम आएगा कि आपको अच्छे से इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। एक तो EX है और प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1, फिर वहाँ भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो ये जस्ट इंटीग्रेशन है इसमें, है ना। देख करते हैं ट्राई, इसलिए 11-12 का इंटीग्रेशन ठीक से आपको रिवाइज करना है। तो हमें x का PDF गिवन है e की पावर x 1 + e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड x रियल नंबर है, x आपका रियल नंबर। अब आपसे एक चीज़ पूछा गया पहले कि व्हाट इज़ द EX, EX होगा इंटीग्रेशन -∞ x इंटू PDF। तो ये मेन है आपको इंटीग्रेशन करना, तो कैसे करेंगे आप ये इंटीग्रेशन। तो आप ध्यान से देखकर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑड इवन चेक करना आता है आप लोगों को। जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पूरा फंक्शन की बात कर रहे हैं, पता ना -a to a fx dx 0 हो जाएगा अगर ऑड है, और 2 टाइम हो जाएगा अगर इवन होगा। तो जल मान लो अभी समझाने के लिए मैं बोल देता हूँ gx है x e की पावर x अपॉन 1 + e की पावर x का होल स्क्वायर, ये ना। अब मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि एक तरीका वो लगेगा क्या। तो g ऑफ -x निकालते हैं, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो -x e की पावर -x 1 प्लस आ जाएगा, ओके ठीक है। तो यहाँ से जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो LCM ले लो -x, और आप चाहो तो 1/e x, e की पावर -x को 1/e की पावर x कर दो, यहाँ भी ऐसे ही करो 1/e की पावर x करो, स्क्वायर करो, सॉल्व करो इसको। अब तो आप सॉल्व करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये e की पावर 2x हो गया ना, तो -x, और ये नीचे यहाँ e की पावर 2x होगा, कट जाएगा, तो ये वापस e की पावर x आ जाएगा, और 1 + e की पावर x का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब -(gx) आ गया। तो देखो यहाँ पे आप जो 11-12 में आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, -a to a fx dx is 0 if fx is even function, सॉरी ऑड फंक्शन। It's 10 o'clock. सो ऑड फंक्शन ऐसा आपने पढ़ा है, तो वो यहाँ यूज़ हुआ है। तो ये -∞ में कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दो कैपिटल N टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड -n to n, ऐसा कर दो तो वही बात है, 0 हो जाएगी। तो ये तो EX तो हो गया 0। अब रह गया नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1। तो ये भी आप जानते हैं, जो भी इंटरवल आपको उस इंटरवल पे PDF को इंटीग्रेट कर देना है, कॉन्टिन्यूस है तो, डिस्क्रीट है तो समेशन लेना है। तो 1 से इन्फिनिटी में हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 से लेके इन्फिनिटी में आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, e की पावर x 1 + e की पावर x इसका होल स्क्वायर और dx। अब बताइए क्या इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो फिर से वही टेक्निक लगाइए थोड़ी इंटीग्रेशन वाला, तो हो जाएगा ना। अगर मान लो हम यहाँ, तो बस इंटीग्रेशन है भाई, अगर नहीं हो रहा मतलब इंटीग्रेशन की दिक्कत है, तो इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। 11-12 और JEE वाले जो इंटीग्रेशन थोड़े ढंग से सॉल्व कर लो, उससे रिकॉल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन आपको यहाँ इंटीग्रेशन चाहिए। इंटीग्रेशन आपके एक्चुअल सिलेबस में भी है मैथ पोर्शन में, तो अगर आप मैथ पोर्शन पढ़ोगे तो मैथ की भी तैयारी हो रही है, प्लस साथ में यहाँ भी आपको हेल्प करेगा वो चीज़ें, ऐसा है। कर पाओगे कोई, बताओ।
तो ऐसा करो, कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लो ना, जैसे 1 प्लस ई की पावर एक्स को हमने टी मान लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो डी टी हो गया ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ये जो ई की पावर एक्स और डी एक्स मिलकर डी टी बन जाएगा, और नीचे हो गया टी इसका स्क्वायर। क्लियर है? अब चूंकि हम लिमिट वो चेंज वेरिएबल चेंज करें तो लिमिट भी चेंज कर देंगे। तो अभी जब x की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। हो गया? तो देखो भाई, मुश्किल नहीं था, बस इंटीग्रेशन का दिक्कत था, या तो आपको अप्रोच कंसेप्ट नहीं पता होगा कि x क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकलता कैसे, या फिर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत होगा। तो 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t, और लिमिट है t की 1 प्लस ई से इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो -1/∞, या अपर लिमिट -1/1 प्लस ई, ये है ना जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये तो हो गया 0 प्लस 1/1 प्लस ई, तो ऐसा लग रहा है 1/1 प्लस ई आंसर है। देखिए अब इसमें भी कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ये आ गया 1/1 प्लस ई, आंसर है यहाँ पे। आई थिंक डी वाला पार्ट। तो मतलब इंटीग्रेशन पे काम करना पड़ेगा आपको, बस इसमें कुछ खास था नहीं, जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट टाइम फिर करके देखना। ये कई बार क्या होता है, हिम्मत फेल हो जाता है, देख के लगता है रही तो हमसे नहीं होगा, लेकिन ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ये है, तो ट्राई करने से ही होगा। नेक्स्ट बताइए। और या कोई भी जितने यूनिट कराए हैं सबके PYQ कंप्लीट करो। ये जो सिलेबस है आपका जैम वाला, ये इसमें जितने यूनिट कराए हैं, इवन मैथ्स के भी हैं ड्राइव में, सीक्वेंस सीरीज सर ने थ्योरी पढ़ाए होंगे, क्वेश्चंस कुछ दिए होंगे, इसके जैसे सीक्वेंस सीरीज के PYQs हैं, आप मुझसे भी डाउट पूछ सकते हो, मैथ पोर्सन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके PYQ भी होंगे ड्राइव में, मैं आपको दिखा देता हूँ सारे टॉपिक के। सीक्वेंस सीरीज हो गया, तो आप सीक्वेंस सीरीज ड्राइव में जाकर सर्च करो। तो ड्राइव में जाओ, जस्ट आप सीक्वेंस सीरीज जैम सर्च कर लो। देखो जैसे मैंने जस्ट जैम PYQ लिखा तो ये सब मिल गया। अब आपको सीक्वेंस सीरीज चाहिए तो सीक्वेंस लिख दो बस आप ड्राइव में, इतना जाकर देखो आपको मिल जाएगा। 5 से 23, 5 से 23, 5 से 25 वाला भी होगा, ये दूसरे नाम से होगा, है ना, जैसे ये 5 से 23 है, तो आगे भी होगा, ढूंढना पड़ेगा, तो वैसा होगा। तो ये जैसे जैम MA का MS का है, इसमें जैम MA का भी होगा जैसे, है ना। तो इसमें आप पहले ये सब कर लो, फिर बाद में ईयर वाइज उठा के उसको ढूंढने कर लेना। ये MA का भी होगा, अगर आप जैम MA करूँगा ना, MA मैथमेटिक्स का भी होगा, देखो जैम MA का भी है। तो ये क्योंकि मैथ्स पोर्सन जैम MA में भी आता है, तो उसके क्वेश्चंस भी आपको करना चाहिए जैम MA का, तो वो बैठ के सॉल्व करो, जो नहीं हो रहा मुझसे पूछो। तो जितने यूनिट्स पढ़ाए गए हैं, मैथ्स पोर्सन तो एकलव्य 1 खत्म हो गया है ना, 1-2 क्लास शायद बचा है, गए थे 5, तो आपका मैथ्स पोर्शन खत्म हो गया। स्टैट्स पोर्शन में भी थ्योरी पढ़ाना शुरू करूँगा, अगले 1 महीने में खत्म हो जाएगा। अगर डेली पढ़ा दिया 30-35 क्लास 40 क्लास ले लिया तो खत्म हो जाएगा, ये है। तो मतलब मैक्सिमम 2 महीने लगा लो, तो जून और जुलाई एंड से पहले खत्म हो जाएगा आपको एकलव्य 1-2 में स्टैट सिलेबस। तो लेकिन सिलेबस सिर्फ खत्म होने से क्या होगा, क्वेश्चन जब तक नहीं करना है एग्जाम कैसे निकलेगा, तो उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं आता, फिर डिस्कस करो। तो इतने प्रॉब्लम्स ये ड्राइव में, अगर 50,000 ज़्यादा क्वेश्चन है ड्राइव में, अगर आप देखोगे सारे तो। लेकिन आप देखो आपके लिए क्या यूज़फुल है, तो सबसे ज़्यादा यूजफुल PYQs हैं, DPP जो बनाए गए हैं सब, है ना, 1 से 705 या 1500 तक, वो करो, या और भी एक्सप्लोर करो। आपको लगता है कि जो जैम लेवल के जो मैच करता है, जो क्वेश्चन उस लेवल के हैं, तो यू सॉल्व दैट, ये है, ठीक है ना। जरूरी है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, कैसे भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हो आप, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो ये सब है, आप कोई भी, जिससे मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहीं से आप क्या जितने यूनिट, सीक्वेंस सीरीज हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस सर्च करो, वो भी आ जाएगा। आप ड्राइव में जाओ, डिफरेंशियल कैलकुलस सर्च करो, PYQ मैं जस्ट कैलकुलस सर्च करता हूँ, देखो तो ये आ गया, ये कैलकुलस का है 5 से 24 में, तो 5 से 23, 5 से 24, 5 से 25 सब है वो, तो अब वो सर्च में क्या आता है उस पर है, 5 से 24 वाला है ना, इस तरह से होगा। ये जैम आई थिंक स्टैट्स का है, और जैम MA का अलग से लिखा होगा, ठीक है ना, MS वाला है और MA वाला, ये देखिए MA वाला है। तो ये जैम MA का है, तो ये सब जो भी है उसको सॉल्व करो, एक एक टॉपिक, हर टॉपिक के मैं ही कह रहा हूँ। और ये ISI के भी होंगे, वैसे फोल्डर वाइज भी आप जा सकते हो, जैसे आपको ISI MSTAT का चाहिए, मान लो देखो एक फोल्डर होगा ISI MSTAT PYQ यूनिट वाइज, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको, है ना। तो इतने PYQ के नाम से फोल्डर्स हैं, तो उस फोल्डर में जाओ, जैसे PYQ TIFR RBI DSIM है ना, ISS
ईयर वाइज टॉपिक वाइज। तो ISS के भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये टॉपिक वाइज। इसमें देखो जैसे आपके पास आपके सिलेबस का जो है वही करो, जैसे प्रोबेबिलिटी वाला है तो ये बैठ के कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल साथ में ही है इसमें, तो इसको बैठ के आप निपटा सकते हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं ना इसमें, अराउंड ये प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन है जितना आपको अभी तक पढ़ाया गया है, यूनिवेरिएट बाय, ये पूरा ISS का एक साथ है, जितना मैं स्टैट्स पोर्शन पढ़ाया गया है सबका एक साथ है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ये ना। तो स्टार्ट और सॉल्व करो, क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है ना। 208 क्वेश्चन है इसमें, 208 ISS के PYQ है, तो ये सब कर लोगे आपको ये भी समझ लगेगा ISS में कैसे आते हैं, और सॉल्व करके देखो, जो नहीं होगा मैं हूँ, बाकी आप कहीं से, लेकिन सॉल्व तो करो। ISI का बता देता हूँ, देखो ISI एमस्टेट टॉपिक वाइज दिख रहा है फोल्डर, ये है, अभी मैं सिलेक्ट किया हूँ, आपको दिख रहा होगा, इसको ओपन करता हूँ। अब इसमें टॉपिक वाइज ऑलरेडी है, अच्छा इसमें बाकी डाला नहीं मैंने, मुझे लग रहा है, तो मुझे अपलोड कर देता हूँ, वही कहीं और पड़ा होगा एक्चुअली। जैसे सिर्फ टेस्टिंग का दिख रहा है ना, तो बाकी मैं यहाँ नहीं डाला हूँ, किसी और में डाला हूँ, तो किसी और में आपको मिलेगा, ये मैंने बना के छोड़ दिया है ना, तो इसका ईयर वाइज वाले में मिल जाएगा। देखो मैं आता हूँ, देखता हूँ यहाँ होगा, मतलब इसी में पुट कर दिया मैंने, होगा है ना, कई बार 2 फोल्डर बन जाते हैं ना। तो इसमें क्या क्या है, मॉक टेस्ट वाले एक बनाए थे जस्ट, तो ये जैसे ISI एमस्टेट यहाँ मिल जाएगा आपको, तो इसमें एक्चुअली मुझे लगता है सारा मैंने ऐड कर दिया है ना, ये ईयर वाइज भी है और इसमें टॉपिक वाइज भी होगा, तो सॉल्यूशन वाला है, तो इसमें आपको आगे जैसे एस्टीमेट देखो ये जैसे है, तो ये ISI एमस्टेट यहीं मैंने सारा इंपोर्ट, उसको हटा देता हूँ, उस फोल्डर को हटा के यहीं कर देता हूँ। तो ISI एमस्टेट के नाम से जो है PYQ ISI एमस्टेट ये वाला जो है इस वाले में है, तो उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि वो कन्फ्यूजन हो जाता है, 2-3 फोल्डर बन जाते हैं कि, तो इसको मैं इसको वो कर देता हूँ फॉरवर्ड, मूव, तो इसको मूव कर देते हैं। तो आप एक्सप्लोर करो, जो भी आपको रिलेवेंट लगे आप उसको सॉल्व करो, सिर्फ कलेक्ट करने से नहीं होगा, सॉल्व करने से होगा। सॉल्व करने लगो ना मज़ा आने लगेगा आपको कि हाँ बस ऐसा है। तो इसमें भेज देते हैं इसको, ठीक है, तो वो खाली हो गया होगा, तो उसको अब इसमें कुछ नहीं होगा है ना, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हर एग्ज़ाम के, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टॉपिक वाइज PYQ आपके हर टॉपिक के, जैम, गेट, नेट, ISI ISS इन सब के हैं, आप सॉल्व करना शुरू करो। ये है मैथ्स पोर्शन के लिए जैम MA जैम MS का करो, तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के भी मिल जाएंगे आपको, लिनियर अलजेब्रा के नाम से होगा, ठीक है, तो इसके करने हैं तो ये भी वहाँ पे होगा। और जब क्वेश्चन सारे सॉल्व होने लगे मतलब आपकी तैयारी अच्छी, आपके अच्छे रैंक आना ही है, ठीक है ना। जिन बच्चों से अगर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं एटलीस्ट एंड तक, एग्जाम से पहले तक, तो आपके अच्छा रैंक आना ही है। अगर एग्जाम तक भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो कुछ दिक्कत है, क्वालिफाई तब भी हो जाएगा क्योंकि 100% मार्क्स तो लाने नहीं है, आप अगर 30-40 मार्क्स ले आओगे तभी 100 रैंक आ जाता है, ये चीज़ है। मेनली जो पेपर है ना लेवल थोड़ा हार्ड या मॉडरेट रहता है, तो 30-40 मार्क्स पे टॉप 100 में रैंक होगा, ये है आउट ऑफ 100। तो उस लेवल की तैयारी कर लो कि एग्जाम में कम से कम 40-50 नंबर ले आओगे तो टॉप 10 में हो जाएगा रैंक, ये है टॉप 10 टॉप 20 में। तो ये उतना बच्चा भी नहीं करता है, और जो करते हैं उनका तो रैंक आता ही है, ठीक है। सो एनीवे, सो हम क्या बता रहे थे, लिनियर अलजेब्रा का ना, देखिए तो इसमें मैं जस्ट बता रहा हूँ ना, PYQ जैम लीनियर अलजेब्रा है ना, तो आपको यहाँ मिल जाएगा जैम MA का है ये 5 से 24 वाला, ये ओल्ड वाले हैं, ये सब अभी नया वाला ऐड कर दूंगा, 26 तक का बनवाना पड़ेगा। तो ये है जैसे है ना, ऐसे ही MS का भी मिलेगा, तो MA का है, तो ऐसे ही MS का होगा, ये MS का है, 15 से 23 वाला है, फिर आगे भी होगा 5 वाला भी होगा। कई बार ना नेम डालते हुए रीनेम हो जाता है तो वो कुछ और नाम से चला जाता है, तो मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, तो उस फोल्डर में देखोगे मिलेगा, ठीक है।
या जस्ट सर इसमें ये करे सर ने सीट भेजी थी पद्मल सर ने हाँ मैथमेटिक्स में, तो हाँ वो ऐसे सॉल्व करके देख रहे थे, तो उसमें आंसर सीट में सब क्वेश्चन बहुत सारे मतलब आंसर सीट में वो गलत आ रहे थे। हो सकता है वो, देखो आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो आंसर की कई बार गलत कर देता है, रहता है ना, इवन है ना, कई बार ऑफिशियल में भी गलत रहते हैं, ऐसा मिल जाता है। तो आप अगर नहीं कॉन्फिडेंट है सर, तो ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मतलब आ रहा था, तो वो एक्चुअली हमने उनसे सौरभदीप सर हैं, उनसे भी डिस्कस किया था कि हम्म उनसे डाउट डिस्कस कर रहे थे, तो हम्म फिर वो बोल रहे थे शायद अरे आंसर की गलत होगी, हाँ सर हाँ से हाँ, कंफर्म हो करेंगे। सकता है कई बार वो टाइपिंग में गलती हो गया या मिसमैच हो जाता है, तो आप उसको इग्नोर करो, बस आप ये है कि आपको सॉल्व होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। जैसे ये संवेदना पब्लिकेशन वाली बुक है, ये भी काफ़ी फेमस है लीनियर के लिए, आप इसमें बहुत सारे डिफरेंट मैथमेटिक्स एग्जाम के PYQs हैं, है ना। ये विशाल देवदर्शी और विकास देवदर्शी, ये एक्चुअली दिल्ली में कोचिंग था पहले, जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था उस समय, ट्रेटरी एजुकेशन, जो कि शायद अब नहीं, अब बंद कर दिया उन्होंने, तो ट्रेटरी एजुकेशन कोचिंग था, तब उन्होंने बनाया था ये, ठीक है। तो ये इसमें भी आप देखोगे तो इसमें हर टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स के इन्होंने उठाए, बेसिक थ्योरी बता दिया, और उसके बाद इन्होंने फिर बहुत सारे सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, और देखिए बहुत सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा प्रॉब्लम, तो थ्योरी चल रहा है अभी, तो इसको भी आप देख सकते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल यहाँ से एग्जाम्पल 5 6 7 सॉल्व है ये सब, तो अच्छे से क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे मटेरियल है ड्राइव में, आप एक्सप्लोर करो, प्रिपेयर करो, सबसे ज़रूरी है सीखना, जितना सीखोगे उतना आप कॉन्फिडेंट बनोगे। ओके, तो अब बताइए अब क्या हेल्प करना है आगे। तो समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप लोग अभी बैठ के जितने यूनिट पढ़ा दिए गए हैं, चाहे मैंने या परिमल सर ने, उसके पहले PYQ निपटाओ, तभी आपका प्रोग्रेस होगा। सिलेबस खत्म हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी ड्राइव में पड़े ऐप पे पड़े हुए हैं, वो रिकॉर्डेड सारे, वो देख के खत्म कर दो, उसमें क्या हो जाएगा। लेकिन जब तक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखोगे, एंट्रेंस नहीं निकलेगा, वैसा है, मतलब अच्छे रैंक नहीं आएंगे। अगर सिलेबस भी पूरा कर लेते हो तो बहुत हद तक क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, बट बहुत अच्छा रैंक लेने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करने होंगे आपको, ठीक है। तो ये सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोर्ड लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था, इसका भी काफ़ी मटेरियल है, आप सर्च करोगे तो, प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, यहाँ तक हमने किए हैं, अभी ये कराना है, अब जब आप लोग कहोगे तब करवा देंगे, ये है। तो एक क्लास में दोनों कराए जा सकते हैं, या हाँ एक एक क्लास आराम से, मल्टीनोमियल का और बाईवेरिएट नॉर्मल का एक क्लास में करा दूंगा, थ्योरी और क्वेश्चन 2 घंटे क्लास में हो जाएगा, नहीं तो अलग अलग। फिर इसी में 41 क्वेश्चन है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अच्छा कैसे। देखिए, तो इसलिए बैठ के सॉल्व कीजिए और कलेक्ट कीजिए, मटेरियल आप लिमिटेड रखिए, स्टार्ट विथ 1, उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरा स्टार्ट करो, ये है फिनिश व्हाट टू स्टार्ट, ऐसा है। तो ये एक्चुअली अभी जो मैं थ्योरी लास्ट टाइम पढ़ाया था वो अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि x बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड बाय सीक्वेंस ऑफ 10 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपको खुद इसको मॉडल करना, मतलब मैथमेटिकली ब्रेक करना आपको इसको। सो x क्या है आपके पास, नंबर ऑफ हेड्स है, 10 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, तो देखो सो कि x है नंबर ऑफ हेड्स, है ना, ये है इन 10 टॉसेस ऑफ अ फेयर क्वाइन, ठीक है, ऐसा ऐसा है नंबर ऑफ हेड्स इन द 10। तो मुझे बताइए आप x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अभी आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ट्रायल्स, सर बाइनोमियल। तो ये आपका हो गया बाइनोमियल, 10 टॉसेस हैं और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आप देखिए, द फेयर क्वाइन इज टॉस्ड अगेन x नंबर ऑफ टाइम्स। अब x तो रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल जो यहाँ पर बताया कि बाइनोमियल 0,10 है, तो x का जो सपोर्ट हो तो हम जानते हैं 0 1 2 3 अप टू 10 कुछ भी हो सकता है। तो 10 बार अगर कॉइन को टॉस किया है तो हेड कितनी बार भी आ सकता है, 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मैक्सिमम 10 टाइम। तो x की जो वैल्यू है, आया मान लो कॉइन को टॉस किया 10 बार, अगर 5 बार हेड आया तो हम अगले डाई को 5 बार रोल करेंगे, ऐसा कुछ कह रहा होगा। सो फेयर, अच्छा फेयर कॉइन, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड अगेन x नंबर ऑफ टाइम्स। तो पहली बार जो आपने कॉइन को 10 बार टॉस किया था, उसमें से जितनी बार हेड आया, मैंने कहा जैसे 6 टाइम मान लो हेड आया, आउट ऑफ 10 टॉसेस वी गेट 6 टाइम्स हेड। तो आगे अब क्या करेंगे, उस कॉइन को हम फिर से टॉस करेंगे 6 टाइम, जितनी बार हेड आया उतनी बार। अब वो रैंडम है, नंबर ऑफ हेड्स खुद रैंडम है, तो यहाँ पे अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, कि कंडीशन कर दिया एक्स पे ना,
सो फेयर कॉइन इज टॉस्ड अगेन x नंबर ऑफ टाइम्स इंडिपेंडेंटली। अच्छा आगे y देखो, y बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इन द x नंबर ऑफ टॉसेस। तो y को डिफाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स इन x नंबर ऑफ टॉसेस, मतलब वही है, फिर से पहले 10 टाइम टॉस किया, अब x टाइम टॉस करेंगे। तो आपसे पूछे कि y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन x ट्रायल्स, ये हुआ ना यहाँ पे। तो इसका भी सर बायनोमियल? हाँ ये भी बाइनोमियल होगा। तो वैसे लिखो तो बाइनोमियल कैपिटल X कॉमा हाफ, लेकिन दिक्कत ये कैपिटल X रैंडम है, और आपने ये पढ़ा होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो n होता है दैट शुड बी अ कांस्टेंट, ठीक है, वो रैंडम वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है, वो वहाँ पे आता है वो बेजियन में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें इसी चीज़ को ऐसा लिखना है कि y गिवन x इज इक्वल टू स्मॉल x कर लो या कैपिटल N कर लो, आप ऐसा समझो ऐसा। तो ये है, मैं जस्ट n कर दे रहा हूँ यहाँ पे ना ये लिखने के लिए कि x बराबर n या x बराबर स्मॉल x लिखोगे तब भी कोई दिक्कत, कैपिटल x, स्मॉल x फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल x रैंडम वेरिएबल को जो कि रैंडम है। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे बाइनोमियल स्मॉल x कॉमा हाफ। अब x कोई फिक्स नंबर है, यहाँ पे हमने ये कहा कि जब x की जो भी वैल्यू आई होगी बाइनोमियल x कॉमा उतना होगा, हाफ होगा। अब ये हो गया, तो इसको ऐसे लिखने के बजाय आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अब आपको क्या क्या पता है, अब आपको x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है और अब आपको y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि, तो ये सब सॉल्व करने से आएगा, ठीक है ना। देन e ऑफ x प्लस 2y बताओ क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो अब चाहिए आपको एक्सपेक्टेशन x प्लस 2y, ये है। तो हम तो ऐसे एक्सपेक्टेशन का रूल जानते हैं, ई एक्स प्लस 2 टाइम ई ऑफ वाई, यही है। अब x तो आसान था, x तो बाइनोमियल 10 कॉमा हाफ था, तो हम जानते हैं बाइनोमियल एन पी, बाइनोमियल n कॉमा पी का मीन n इंटू पी होता है। तो ये 10 इंटू हाफ, तो ई एक्स तो मुझे ईजिली 5 मिल गया, ओके। तो ई एक्स तो आ गया। अब मुझे ई वाई चाहिए, तो ई वाई तो नंबर होता है। अब यहाँ सोचेंगे अच्छा ई वाई निकाल लेते हैं, तो ई वाई तो आ जाएगा x/2, बट एक्सपेक्टेशन तो नंबर होना चाहिए, तो कैपिटल X रैंडम वेरिएबल में आ गया, तो इसको ना यूज़ करके हम अगले वाला यूज़ करेंगे, इट शुड बी अ कांस्टेंट। तो यहाँ से आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x, तो ये है x/2। अब ऐसा है, अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, तो ई एक्स तो आ गया 5 प्लस 2 टाइम, मुझे y का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, ठीक है ना, मुझे y पता है x के टर्म्स, मतलब y का डिस्ट्रीब्यूशन पता है कंडीशनड ऑन x, कि x जितना होगा उतनी बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, फिर हम हेड काउंट कर रहे हैं, तो y इज कंडीशन ऑन x, तो y गिवन x इसलिए लिखा हमने। तो अब मुझे एक फॉर्मूला याद है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई वाई को ई ऑफ वाई गिवन x, ऐसा। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि आपके पास 5 प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे डबल एक्सपेक्टेशन लग रहा है, तो ई, अब y गिवन x फॉर्मूला है जस्ट कैपिटल x, इसको कैपिटल x में ही लिखेंगे। अगर आप सिर्फ यहाँ लिखते हैं ई ऑफ, है ना, y गिवन x, क्योंकि x गिवन होगा तभी y का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल होगा, क्योंकि n इज अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ये फिर x/2 आ जाएगा वैसा। तो ये स्टैंडर्ड वे नहीं है लिखने का, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, है ना, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड वे टू राइट, तो इस तरह लिखेंगे हम, इस तरह लिखेंगे। तो अब यहाँ से आ गया x/2, और फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाफ को बाहर कर देते हैं, ये ई एक्स हो गया, तो 5 प्लस 2 इंटू हाफ, ये 2 काट दो, तो 5 प्लस 5, है ना, ये 2 कट गया, तो 5 प्लस 5 बराबर 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मेनली आपको समझना है, जब कंडीशनल है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं, तो यही से अप्रोच समझ आता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं सॉल्व होता है, तो हमें एक्चुअली समझ आता है कि कहाँ गलती हो रही थी। तो यहाँ की ई वाई निकालने के लिए मुझे कंडीशनल यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ कंडीशनल गिवन है। तो ऐसे कर करके सारे निपटाओ, चाहे सिलेबस पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कॉलेज में चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो आप उसी नॉलेज पे ट्राई करके देखो क्वेश्चंस, चाहे मैंने पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, आप सारे पीवाई क्यू निपटा दो और उसके बाद देखो कहाँ कहाँ फंस रहा है वो पूछो। तो आपको अगर चीज़ें क्वेश्चन हो जा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है लाइव लेक्चर अटेंड करने के, रिकॉर्डेड देखने की, यू जस्ट फोकस मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर सकते हो कर लो, मॉक टेस्ट जितने कर सकते हो कर लो, ये है। और उससे आपको जो बहुत सारी नई नई चीज़ें समझ आएंगी, देन उसका एक नोट्स बनाते चले जाओ,
वैसा है। नेक्स्ट है क्या 44। तो ये देखिए, तो ये हालांकि टॉपिक पढ़ाया नहीं मैंने, ये उस पे है, कन्वर्जेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब लिमिट थ्योरम्स। जो ये टॉपिक है ना लिमिट थ्योरम, ये इसका है जो अभी आगे पढ़ाना है ना हमें। तो कैंसिल हो गया, एनीवे यहाँ पे तो ये जो लिमिट थ्योरम है ना, इसके मैंने सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ नहीं आएगा कोई बात, हमें इग्नोर करना, जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो समझ आना, इस टॉपिक पे है ये, ठीक है। और आगे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स, मैं कह रहा हूँ ईच यूनिट ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक यूनिट में 2 से 4 क्लासेस लगेंगी, सब छोटा छोटा है। तो मतलब 20-30 क्लास इनफ होगा। तो मेन फिर अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो ये टॉपिक है लिमिट थ्योरम के, इसमें कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन जो कभी स्टार्ट करेंगे, पहले ये जब आप लोग कहोगे तब ये करा देंगे, उसके बाद मतलब प्रॉब्लम सी पहले आप सॉल्व करो जो रह गया, उसके बाद फिर ये करवाएंगे, मतलब ऑर्डर में ही चलेगा, ऐसा है। तो देखो बस मैं बता देता हूँ ब्रीफली, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये मान के कि थोड़ा बहुत आपको पहले से आइडिया है। जिनको कुछ आइडिया नहीं है आप इग्नोर करो, क्योंकि समझना मुश्किल होगा। तो एक्सएन बी और सीक्वेंस ऑफ आईआईडी, जैसे आपने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा है अभी, यह है सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्सएन बी है सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल, जहाँ आपको पीएमएफ दे रखा है। तो ये बर्नौली, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बर्नौली है ये एक्चुअली। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। 44, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कि x1 जो है वो बर्नौली 1/4 है, 1/3/4 है, देखना पड़ेगा। तो x1 x2 xn आर IID, मतलब सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, या तो मैं ऐसा लिख दूँ xn ना लिखने बजाय ना IID रैंडम वेरिएबल्स, और जो xn है दिस इज बर्नौली 1 पे प्रॉबिलिटी क्या आएगी, 3/4 आएगी ना। तो 3/4 1 पे प्रॉबिलिटी सक्सेस होती है बर्नौली में, बर्नौली का सपोर्ट 0 या 1 होता है सिर्फ, ठीक है। तो ये बर्नौली 1/4 की बजाय 3/4 जो 1 पे प्रॉबिलिटी है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये IID बोल सकते हैं ना, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। हाँ तो अब आपसे बोला क्या है, देखो ध्यान से। तो इसमें एक मिनट, UN क्या है, UN है 1/n समेसन xi, ठीक है। तो पहले 1 - xi भी यहाँ है, तो चलो इसको थोड़ा रीनेम कर देता हूँ समझने के लिए। तो वाई एन यूज़ नहीं हुआ ना, देखो। तो मान लीजिए वाई एन एक रैंडम वेरिएबल है 1 - xn। तो आपको प्रॉपर्टी पता है ना, जो बर्नौली है, बर्नौली पीज होता है, दिस इज बाइनोमियल 1, p। और आपको एक थ्योरम याद होगा बाइनोमियल वाला, कि बाइनोमियल एन पी एक्स है अगर, तो n - x बाइनोमियल एन क्यू होगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग 1 - xn का जो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा वो होगा बर्नौली 1/4, मतलब 1 - जस्ट वो हो गया ना, रिवर्स हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म कर, डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, वो भी कर सकते हो। कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि xn बराबर 1 पे प्रॉबिलिटी है 3/4, और xn का सपोर्ट है 0 और 1, तो yn बराबर 1 की प्रॉबिलिटी क्या होगी, ये दे रखा है ना, कि 0 पे 1/4 और 1 पे 3/4, तो yn बराबर 1 क्या होगा, yn है 1 - xn, जो ट्रांसफॉर्मेशन बताया था डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट का, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, ये आ गया। और अगेन yn के पास भी 2 ही वैल्यू होगी सपोर्ट में, 0 1, कोई भी रैंडम वेरिएबल जिसका सपोर्ट 0 1 है वो आपका बर्नौली ही होगा। तो तो y यहाँ से आ गया बर्नौली 1/4, ओके। अब आप देखिए, तो yi या yn, अब un क्या है ध्यान से देखो, तो un है 1/n समेसन xi i फ्रॉम 1 to n, एंड vn आप देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है 1/n समेसन yi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये un vn को मैंने थोड़ा
वो कर देखो, ये मैंने 1 माइनस एक्स आई का नाम वाई आई रखा है, तो 1/n समेशन वाई आई स्क्वायर और यू एन है दिस। तो यू आई वी आई आपको दिया है, वो मैंने यूज़ किया वहाँ पे। अब क्या आप लोगों को वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम पता है? जिन लोगों को पता होगा वो इजीली कर पाएंगे। डू यू नो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है ये? यस सर। क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी पे सर वो कन्वर्जेंस उस पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन पे कन्वर्ज करता है। हाँ, तो दिस कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स और दिस कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी ई वाई। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई, चूंकि नहीं वाई क्या था, वाई सॉरी स्क्वायर। हाँ वाई स्क्वायर ना, वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वाई आई है ना, और वाई वही है वाई वन वाई टू वाई एन में से, एक्स है एक्स वन एक्स टू एक्स एन में से कोई भी एक लिख ले लो। तो ई एक्स और एक्स तो बर्नौली 3/4 था, तो ई एक्स आ जाएगा 3/4। और ई वाई स्क्वायर निकालो, तो वाई भी बर्नौली है लेकिन ई वाई स्क्वायर चाहिए, तो वाई का मीन होगा 1/4 और वेरिएंस होगा 3/16। तो उससे कर दो, वेरिएंस और मीन के फॉर्मूले से आ जाएगा ना। कितना आएगा? यू वाई स्क्वायर 3/16 वेरिएंस प्लस मीन का स्क्वायर 1/16, तो 4/16 मतलब 1/4। ओके, तो हमने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि यू एन कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी टू 3/4 एंड हमने ये कंक्लूड किया वी एन कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी टू 1/4। यहाँ तक कंक्लूड कर लिया। ये उन लोगों के लिए जिनको पहले से थोड़ा बहुत थ्योरी आती है, क्योंकि डाउट है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये थ्योरी मैं भी नहीं कराया है। तो अब क्या करेंगे, अब आपको इसका डेफिनेशन पता है क्या? क्या हम जानते हैं कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन? जब हम बोलते हैं एक्स एन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू, मान लो अभी के लिए म्यू फॉर एग्जांपल या एक्स, इफ एंड ओनली इफ, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। एप्सिलॉन कुछ भी ले लो, ये लेस देन 1 ही होगा, है ना। इफ एंड ओनली इफ है, और आगे भी ऐसे ही फर्दर इसको लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन करो या मोर देन इक्वल टू करो, मर्जी है, ये 0 हो जाएगी फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। जस्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब ये आपको ऑप्शन में ये ना लिख के इन्होंने ये लिख के दिया है, मतलब कन्वर्जेंसी की प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिख के दिया है आपको ऑप्शंस में। तो आपको ये पहचानना है कि ओके ये तो डेफिनेशन इसका होता है। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये ना लिख के इन्होंने ये लिखा है क्योंकि डेफिनेशन लिख दिया है उसका। देखो, तो अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या बनेगा कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी यू एन माइनस 3/4 लेस देन एप्सिलॉन, दिस विल बी लेस देन है तो 1 फॉर ऑल एन एप्सिलॉन की दिया, और मोर देन करोगे वैसे ही, एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी 0। ऐसे ही आप वी एन के लिए लिख सकते हैं। सो फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड Vn minus 3/4 less than epsilon, this is 1, and limit n tends to infinity probability mod Vn minus 3/4 more than epsilon या more than equal to epsilon, so that will be 0, है ना, चाहे कोई भी epsilon more than 0 हो। अब ऑप्शन को देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है बॉटम में। अब एप्सिलॉन कुछ भी ले लोगे तो प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन पे डिपेंड नहीं कर रही, वट एवर एप्सिलॉन यू चूज। अब सीधा ऑप्शन, तो आई थिंक लास्ट दो ऑप्शन ना सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है। ओके, पहला दो ऑप्शन इसी पे है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का। लास्ट के दो ऑप्शन सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है। तो पहले ए बी में डिसाइड करो ट्रू या फॉल्स, ए ट्रू है या फॉल्स है, बी ट्रू या फॉल्स है। सर ए ट्रू होगा, बी फॉल्स। ठीक है ना, तो यहाँ 1/100 ले लिया एप्सिलॉन को पहला ऑप्शन में, तो लेस देन एप्सिलॉन तो 1 होगा, तो ये ट्रू हो गया। और मोर देन एप्सिलॉन है तो चेक करो, यहाँ एप्सिलॉन भी 100 है, तो अगर लेस देन एप्सिलॉन है या मोर देन एप्सिलॉन, मोर देन में 0, दोनों ट्रू है। चेक करो, इक्वलिटी लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, एप्सिलॉन पे।
चेक करो भाई सब लोग, 3/4 ना, UN माइनस 3/4, UN 3/4 पे गया था ना, तो UN माइनस 3/4 लेस देन एप्सिलॉन इज 1, मोर देन एप्सिलॉन इज 0, दोनों एक ही बात है। तो ये दोनों लिख दिया इन्होंने, आपको चेक कर रहा है कि आपको डेफिनेशन ठीक से पता है कि नहीं, दोनों पता है, मतलब ये दोनों। आप यहाँ इक्वलिटी ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जस्ट आप मोर देन लगाओ, स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम। ये क्योंकि हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड करना चाहिए, इसीलिए तो जितना स्मॉल ले लोगे उसके लिए भी यही आंसर आएगा, जितना लार्ज लोगे तो सबके लिए आएगा, इसलिए इक्वलिटी मैटर नहीं करेगी। इग्नोर द इक्वलिटी, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये दोनों लिख दिया है, ये दोनों लिख दिया है यहाँ पे एप्सिलॉन को 1/100 करके। तो पहला 2 ऑप्शन तो इस पे है, नेक्स्ट 2 ऑप्शन देखा तो पता चला कि ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे, चलो उसको देख लेते हैं। तो अब आते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे। तो UN जो हमारा है 1/n समेसन xi i फ्रॉम 1 to n है, और जो VN है 1/n समेसन yi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, और xi जो था दिस वाज बर्नौली 3/4 एंड yi है बर्नौली 1/4। तो आप लोग आइडिया है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। अगर मैं UN पे लगाता हूँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो क्या होगा, UN पे अप्लाई करते हैं तो क्या कहता है ये, UN माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ UN अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ UN, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ये है ना। देखो हालांकि एक्स बार है ना, आप चाहो तो UN की इजीली कर सकते हो, तो वही बाद में बन के आ जाएगा एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। अब ये नया डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जेंस आ गया, कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी चल रहा था ऊपर, अब डिस्ट्रीब्यूशन वाला आ गया। 3 तरह के, मेनली 4 तरह के कन्वर्जेंस आपको पढ़ने हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन, इन प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट श्योर और इन अर्थ मीन। तो 4 तरह के अलग अलग कन्वर्जेंस है रैंडम वेरिएबल में। तो लगाओ इसको, तो इसमें क्या कहता है, इसको फर्दर अगर लिखो समझाने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट, मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको पहले से थोड़ा बहुत आता है, नहीं आता अब इग्नोर करो, जब इसका टर्न आएगा तब आपको समझ आएगा, या डेफिनेशन देख लो समझ आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू टी, ये हो जाता है फाई ऑफ टी। फाई क्या है, तो ये जो फाई है, फाई इज CDF ऑफ नॉर्मल 0 1। जैसे FZ लिख सकते हैं, तो FZ के बजाय फाई लिखा जाता है, ये है। तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर लो वहाँ पे तो हो जाएगा। देखो तो आपका म्यू कितना था, तो यहाँ से UN का जब आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे सो यू विल हैव वही जो x का था, कितना 3/4। वेरिएंस ऑफ UN निकालोगे तो आपको मिलेगा, अपने x बार का वेरिएंस जानते होंगे आप, सिग्मा बाई रूट एन। तो सिग्मा मतलब जो x का था, सिग्मा 3/16 है, 3/16 का रूट सिग्मा बाई रूट एन, तो यहाँ रूट एन ऐसा है। तो मैं UN का मीन और वेरिएंस लिख दिया आपके लिए, तो इसको यहाँ पुट कर दो। तो अब आपके पास आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी x बार मीन है 3/4 एंड 3/16 का रूट अपॉन रूट एन, उधर जाओ उधर ले जाओ, या बाहर लिखना बाहर लिख लो, समझ रहे ना, अपॉन रूट एन लेस देन इक्वल टू टी इज फाई ऑफ टी। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो अभी क्या कहना चाह रहा, ऑप्शन देखते हैं पहले, तो इससे काम हो जाएगा मुझे लगता है। रूट एन दिस है ना, तो फाई 2 होगा क्या, ओके तो हमें ये लाना है, रूट एन UN माइनस 3/4 कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 1 कह रहा है, तो ठीक है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना, वहाँ से जाना है या कैसे, या मैं सीधा सीधा सॉल्व कर दूँ, तो ये तो मुझे पता है इससे, नहीं तो आप ऑप्शन से स्टार्ट करो देन यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं अगर ऑप्शन से स्टार्ट करूँ तो शायद ईजी होगा, सी ऑप्शन में हम प्रोबेबिलिटी ही निकाल देते हैं, रूट एन UN माइनस 3/4 लेस देन इक्वल टू 1 है ये ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी तो UN माइनस 3/4 अपॉन हमारे पास क्या है, रूट अंडर 3/16, और इसको ये रूट एन को आप ऊपर भी ला सकते थे चाहते तो, आप चाहो तो इसको आप है ना यहाँ बुला सकते हो, ये जो है यू कैन ब्रिंग इट हेयर रूट एन टाइम, ऐसा भी कर सकते हो आप चाहो तो सब टू यू, ठीक है ना। रूट एन यहाँ पहले से है तो रहने दो, बस हमने डिवाइड कर दिया,
तो यहाँ पे डिवाइड किया तो राइट में भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक्चुअली हो जाता है z, जैसे मैंने कहा ना कि ये हो जाएगा नॉर्मल 0 1। नॉर्मल 0 1 को हम z से डिनोट करते हैं ना, तब z रैंडम वेरिएबल लेते हैं। तो ये हो जाता है, अभी के लिए मैं कह देता हूँ z n टेंस टू इन्फिनिटी पे हटा दो इसको। तो लेस देन इक्वल टू सिंप्लीफाई कीजिए, कितना होगा 4/√3। तो ये आएगा 5 4/√3 हमारे अकॉर्डिंग तो ये आएगा, चेक कीजिए। तो इसको हमने z बनाया पहले, ठीक है। अब जो भी यहाँ था वो वहाँ लग जाना है। तो हमारा t बन के आया यहाँ पे दिस, मतलब 4/√3, दिस इज 4/√3। ओके, ऐसे ही बी वाला कर लो, मतलब जो अगला ऑप्शन डी है सेम तरीके से हो जाएगा। सर इसमें ये रूट एन का सर समझ नहीं आया, रूट एन कहाँ से आया? रूट एन वहाँ से आता है ना। जैसे आपको पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार क्या होता है और वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होता है, ये पता है आपको? फॉर्मूला पढ़ा आपने? यस सर। बताइए। 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n x i का निकालेंगे तो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x 1 हो जाएगा, और ये 1/n इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x आप म्यू मान लीजिए, अभी के मैं ये बता देता हूँ जो समझाने के लिए, कि जस्ट एक थ्योरम जैसा समझने के लिए, कि लेट e ऑफ एक्स आई इज म्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज सिग्मा स्क्वायर फॉर ऑल आई, जो कि 1 to up to n मान लीजिए। अब बताइए ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, आप सही बता देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। सर पहले का तो म्यू और दूसरे का सर सिग्मा स्क्वायर बाई एन एन आ जाएगा ना। तो हमें वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है। अगर हम पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, तो ये था रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स बार, तो ये आता है सिग्मा/√10, है ना, ये तो आप जानते हैं। अब क्या होगा, जब आप ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम लिख रहे थे ना हम लोग, तो एक्स बार माइनस म्यू यहाँ होता है सिग्मा/√10, यही वाला। तो यही √n बनता है। इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये √n एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा, दिस कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, अब चाहो तो z लिख दो। सो वेयर जो आपका z है वो नॉर्मल 0 1। आप देखिए क्लियर है √n कहाँ से आया, देखिए। यस सर। हाँ, तो उससे आ जाता है। तो इसका वेरिएंस में है इसीलिए वो बन के आता है वहाँ पे। तो ये हमने यूज़ किया। सेम आप सेकेंड पार्ट में कीजिए, जो UN के लिए यहाँ पे किया हमने, यही चीज़ आप VN के लिए कीजिए। तो ट्राई सेम थिंग फॉर द VN एंड देन आपका D पार्ट ट्रू फॉल्स आ जाएगा। तो C तो फॉल्स आ गया ना, तो C तो 5 2 नहीं आ रहा। और ऐसे D के लिए सिमिलर वे में आप ट्राई कीजिए तो हो जाएगा। तो मतलब पहला 2 था कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पे, और लास्ट 2 है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम, और उधर है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। और बताओ, देखो तो ऐसे जितने प्रॉब्लम सीट है बैठ के निपटाओ, जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करो। और डाउट कलेक्ट करके रखो, आप डिस्कस करो, है ना। जितने टॉपिक पढ़ाए जा चुके वहाँ तक, फिर आगे पढ़ा के फिर डिस्कस कर लेंगे। तो एटलीस्ट यहाँ तक का कंप्लीट करो, सेक्शन 6 तक का। सेक्शन 6 है ना, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक का आप कंप्लीट करो। 3 यूनिट तो मैथ में है, 4 5 6, अब मतलब 3 यूनिट मैथ के, 3 यूनिट स्टैट्स के अभी, ठीक है। तो मैथ के 3 ही यूनिट पूरा सिलेबस है मैथ का, स्टैट्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हमने 3 यूनिट्स किए हैं स्टैट्स के। आप इसको PYQ से निपटाओ और पूछो डाउट, फिर हम यूनिट 7 8 9 से स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 यूनिट के प्रॉब्लम सीट आपको करने हैं। 6 यूनिट हो गया, 6 यूनिट और है आपके
मतलब 12 यूनिट टोटल है ना, तो 6 यूनिट तो हो गए हैं टोटल, बस इसमें इतना बचा है, ये भी एक क्लास का मैटर है, तो ये हो जाएगा। और फिर 6 यूनिट आपके आगे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शुरू में बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी आगे तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से आती हैं तो उसी पे बेस्ड हैं चीज़ें। अब ये सब वाला पार्ट वीक रहेगा, यूनिवेरिएट वाला, प्रोबेबिलिटी वाला, तो आगे दिक्कत आएगी। तो क्या कहते हो, उसको कंप्लीट करो जितना हो सकता है, या आप बता देना जो भी है रेगुलर अच्छे से, अगर थ्योरी कराएं तो आगे थ्योरी करा देंगे, जैसे आप लोग प्लान करो। सो मेनली मेरा ये है कि आप पहले प्रॉब्लम सीट सॉल्व करो, ठीक है, जितने प्रॉब्लम सीट हैं ड्राइव में एटलीस्ट PYQs कर लो कम से कम, और उसको सीखो, एक बार वो हो जाए, या DPPs कर रहे हो DPPs कर लो, कोई एक चीज़ स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करो, तो हो सके ये कर रहे हो तो इसको पहले कंप्लीट कर लो सारे यूनिट वाइज, जितने यूनिट वाइज इस तरह के हर टॉपिक के हैं उसको निपटा लो, ड्राइव में आपको मिल जाएगा ये, नहीं तो आप ग्रुप में लिखो, मैं भेज दूंगा, वैसा है, हर टॉपिक पे है, ठीक। तो चलो अगर डाउट नहीं है तो यहीं स्टॉप करता हूँ फिर मैं, ओके है, बताओ। सर एक लीनियर अलजेब्रा में उसमें पूछिए। ग्रुप में सर भेज दे क्या? हाँ ग्रुप में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप में आ दो ना। अच्छा 27 वाले में जाओगा ना अपने, एक मिनट, इतने ग्रुप्स है ना, इसलिए सोच रहा हूँ कि ऐप पे शिफ्ट कर लो, ऐप पे चैट सेक्शन में, जैसे यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वहाँ भी किया जा सकता है। कहाँ भेजा आपने मुझे, तो मुझे भेजो या फिर ग्रुप में भेजो। भेज दिया सर। अच्छा अच्छा भेजा आपने, कुछ मेरा थोड़ा नेट वीक था, ओके।
So A be the 2x2 matrix with real entries, है ना. Consider the linear system of ordinary differential equation. I think ये जैम का पार्ट नहीं है, तो इसको सॉल्व करने ये आप किसी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, जैम एमएस में इस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सीएसआर नेट लेवल के क्वेश्चंस हैं. तो जैम में मैट्रिक्स इक्वेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना कराने की जरूरत नहीं थी. मैं सर ने वो पीडीएफ भेजी थी तो उसके उसमें रहा होगा, हाँ. मतलब सारे जैम के भी थे, वो गेट के जैम गेट के थे. हाँ, तो ये एक्चुअली गेट मैथमेटिक्स का होगा. तो गेट मैथमेटिक्स में बहुत सारे इवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे ना जैम एमएस में है ना गेट एसटी में है. मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही नहीं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे स्टैट के सिलेबस में है ही नहीं. तो आप सिलेबस को थोड़ा ध्यान से बार बार पढ़ो, उससे देखो कि सिलेबस में क्या क्या है क्या नहीं है. तो जो मैथ वाले जैसे क्वेश्चन है ना, तो बहुत सारे जो जैम मैथ के या गेट मैथ के क्वेश्चन अगर आप करोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो उसको करने की नीड नहीं है ना. आप कर लोगे तो नुकसान तो नहीं होगा, बट ये है कि अटेंशन थोड़ा चला जाएगा उधर, ये है. तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन इग्नोर कर दो. ओके सर. तो और कुछ है किसी को डिस्कस करने के लिए? नहीं तो आप इसको सॉल्व कीजिए, अगले क्लास में बताइए, आप करके आइए. और नहीं तो मुझे आप मैं थ्योरी कहेंगे, थ्योरी करवा दूंगा, है ना. तो जैसे आप लोग प्रेफर करेंगे आई विल गो अलॉन्ग दैट. बट ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है. मतलब आप कहोगे पहले सिलेबस करा दीजिए फिर हम प्रॉब्लम करते रहेंगे, तो वो भी कर सकते हैं. नहीं तो थोड़ा वेट करके पहले प्रॉब्लम जितना हो गया उतना निपटा लेते हैं, क्योंकि आप बहुत अर्ली हैं, अभी बच्चे शुरू करेंगे. मेनली मैं बता रहा हूँ 50% बच्चे तो जैम के फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करते हैं. 50% ज़्यादा की मैं बोल सकता हूँ कि जब जैम का फॉर्म भरा जाता है, भर लेते हैं, तब वो तैयारी शुरू ही करते हैं. तो आप लोग बहुत अर्ली हैं, अच्छे से टाइम यूटिलाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं, ये है. सो मोस्टली बच्चे जो फॉर्म भरते हैं फिर वो तैयारी शुरू करते हैं. हाँ सर ये बोल रहे थे सर, स्पीक मतलब प्रॉब्लम पे मतलब वही करवा दीजिए, जैसे जितने डाउट आ रहे हैं. इसके यूनिट वाइज ना. हाँ सर, इस वीक में जैसे एक एक सीट हाँ जैसे ठीक है, तो कल जैसे. भी रखते हैं क्लास वैसे ही. तो आप लोग करके आइए, ग्रुप में आप लिख दीजिए, थोड़ी देर में पहले ही बता दो बच्चों को कि करके आएंगे सब लोग. तो कल किसका रखना है मैं ग्रुप में लिख देता हूँ, बच्चा अपना उसके अकॉर्डिंग तैयारी करके आएगा. ठीक है सर, हम मैसेज करते हैं. हाँ, जैसे आप यूनिवर्सिटी का आपने डिस्कस किया, तो सारे टॉपिक देख लीजिए, एक एक डेली कर लेते हैं डिस्कशन, ये भी सही है कि आप एक एक कोशिश कीजिए, एक दिन में निपटा के आइए और अगले दिन डिस्कस. तो ये होगा कि आप सब लोग वही करके आएंगे तो आसान रहेगा. ठीक है ना. तो आप डिसाइड ग्रुप में लिखिए और या मुझे भेजिए, मैं ग्रुप में भेज दूंगा. ठीक है, तो आप लोग बता देना कल किसका डिस्कस ओके करना है, सर. कल क्लास रखेंगे फिर उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, ठीक है सर. ओके, थैंक यू. हाँ सर जी जी. सर बीच में अभी सेमेस्टर एग्जाम से तो क्लास छूट गया था, हाँ हाँ तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का रह गया है, तो वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद सॉल्व करें हाँ क्वेश्चंस. कीजिए, कोई दिक्कत नहीं. आप पहले कंप्लीट करें, क्वेश्चंस कीजिए, वही तो करना तो पड़ेगा ना. या आप क्वेश्चंस करके देखिए हो रहा है क्या. अगर नहीं हो रहा है तो फिर पढ़ना पड़ेगा थ्योरी. ऐसे ही हो जा रहा है तो ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए कीजिए, कोई मैथ दिक्कत नहीं. मैथ्स के तो सर हो रहे थे बहुत सारे, क्योंकि मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है कोर्स. जी उसमें लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट छूट गया, बाकी इंटीग्रल, डिफरेंशियल और सीक्वेंस सीरीज कंप्लीटेड है. ठीक है. तो आप थोड़ा अपना पेस बढ़ाइए, इन लोगों को जैसे जो हो रहा है, जैसे कोई दिक्कत नहीं. आपको अगर यही डाउट फिर से आएगा तब फिर से डिस्कस करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो इट्स नॉट कि एक ही क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हम. अब सॉल्व करके आए हैं, जेन्युइन डाउट्स है, तो आप 10 बार, अगर 10 बच्चा अलग अलग टाइम पे एक ही क्वेश्चन पूछता हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं. या तो हम आपको वीडियो भेज सर देंगे. यूनिवेरिएट के तो हो रहे हैं अभी, लेकिन ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन चालू नहीं किया. तो अभी स्टार्ट कीजिए, आप कल से स्टार्ट करके, अभी अगर फ्री हो गए, सेमेस्टर एग्जाम हो गया तो चालू करके उसको थ्योरी पढ़ के साथ साथ निपटाइए यूनिट वाइज, है ना. ओके सर. कीजिए. रेगुलर क्लास में रहेंगे तो साथ साथ होता चला जाएगा. नहीं तो बच्चे क्या अंतिम लास्ट एग्जाम के 1-2 महीने पहले जगते हैं, ज़्यादा होते हैं को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर अंतिम मंथ में जगते हैं वो, जब तक कुछ भी कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसा है. तो ठीक है, आप लोग डिसाइड कीजिए, आप तो बैक के पीछे चल रहे हैं तो उसको कंप्लीट कीजिए. अभी आगे थ्योरी नहीं बढ़ाएंगे, आप पहले उसको जहाँ तक कंप्लीट है, जो आपका बैकलॉग है उसको क्लियर कीजिए. जितने प्रॉब्लम सीट है, जैम, गेट, नेट, ISI, ISS, नेट को छोड़ दोगे चलेगा, नेट में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं. बट अगेन जो बाकी एग्जाम जैसे गेट मैथमेटिक्स, गेट मैथमेटिक्स, जैम मैथमेटिक्स, इसके भी क्वेश्चन करने हैं. बट अगेन यू बी रेस्ट्रिक्टेड टू योर ओन सिलेबस. आपके पास जैम का सिलेबस है, यू नो व्हाट टॉपिक्स आर देयर, PYQs भी हैं, आपको पता है क्या क्या आ रहा है. सो जो आउट ऑफ जैम सिलेबस, आप अगर जैम की तैयारी कर रहे हैं तो जैम MS के सिलेबस के बाहर का जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं यू जस्ट कीप दैट, इग्नोर करो, ऐसा है. ठीक है, बट यू कैन सॉल्व डिफरेंट एग्जाम्स PYQ एंड ऑल आर इन ड्राइव. ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.